माननीय फाइनेंस मिनिस्टर और डुअल चार्ज होल्डर डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बहुत सारे विषयों पर अपने बयान रख ही दिए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि कुछ बातों का जवाब देना आज आवश्यक हुआ पड़ा है। भले ही उम्मीद की जाए विपक्ष से कि जब रक्षा सौदों की बात होगी, जब भारत की सुरक्षा का विषय उठेगा तो उसमें राजनीति नहीं होगी, लेकिन ये विचार वैसा ही है जैसे शांति प्रस्ताव पर हम शांति की मांग करें, और शांति प्रस्ताव पर जिस तरीके से शांति नहीं होती उसी प्रकार विपक्ष को उनकी बातों का जवाब देने के लिए मैं आज खड़ी हुई हूं। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि कोको आइलैंड का जिक्र किया अपने भाषण में माननीय सिंधिया जी ने, तो उसके विषय में मैं याद दिलाना चाहती हूं कि कोको आइलैंड या कोको द्वीप समूह अंडमान के समीप था और 1950 में बर्मा को सौंप दिया गया था भारत सरकार द्वारा, और जिसमें चीन को लीज पर आज दे रखा है और भारत की सुरक्षा के लिए वो खतरा बना हुआ है। 1950 में किसकी सरकार थी, माननीय सिंधिया जी बेहतर जानते हैं। उसी प्रकार आज जिक्र आया पीओके रीजन का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसमें चाइना द्वारा कॉरिडोर स्थापित करने की बात की गई और इस तरीके की तमाम सीज फायर वायलेशन की बात हुई। किसके समय में 1/3 हिस्सा भारत का दूसरे देश के हाथ गैर कानूनी ढंग से चला गया, वो भी वो बेहतर समझते हैं। और अतुल्य उदाहरण शायद इतिहास में नहीं है कि लगातार भारत की सीमाओं के साथ किस प्रकार का खेल इस देश में होता आया है 1947 और उसके बाद तक। काबू वैली एक मणिपुर का हिस्सा है जो 13 जनवरी 1954 में बर्मा को 14 वर्ग मीटर का हिस्सा सौंप दिया गया, जिसका एक हिस्सा आज फिर चीन सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है और भारत के लिए सुरक्षा में विघ्न डाल रहा है। बारूबेड़ी पश्चिम बंगाल के हिस्से को, जो पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, 1961 में दे दिया गया और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में मुख्यमंत्री थे अपने बंगाल के, और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। 1200 ग्राम निवासियों ने अपनी उंगली काटकर खून में इसका विरोध प्रदर्शित किया और लिखकर दिया, अमारो रक्त देवो, वी विल सैक्रिफाइस आवर ब्लड, प्राण देवो पर बेरुबारी देवो ना। ये कहने के बावजूद बेरुबारी को दे दिया गया। हिंदू चीनी भाई 1962 आप सबके सामने आज वो चीन का जिक्र कर रहे हैं। इस इतिहास के लिए जिम्मेवार कौन है, ये मैं सिंधिया जी से जरूर प्रश्न करना चाहूंगी। और आज इन्होंने जिक्र किया कि सैन्य शक्ति में सैनिकों के पास क्या क्या नहीं है। मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं लेफ्टिनेंट जनरल हैंडरसन के नोट्स की तरफ, जिन्होंने इंडाइट किया था उस समय के प्रधानमंत्री को कि भारतीय सैनिकों के पास जुराबें तक नहीं थी। गोपीनाथ बारदोली जी ने उत्तर पूर्व के हिस्से को भारत के साथ रखा, लेकिन जब चिटगांव और सिलहट की बात आती है उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं वो भी पूछना चाहती हूं। तिब्बत कैलाश मानसरोवर, एक रामायण में पंक्ति है, परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु। ये रामायण की लिखित पंक्तियां हैं और आज कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पास है क्योंकि 1993 में भारतीय सेनाओं को वहां से हटा दिया गया था। इंदिरा गांधी जी को पूरा भारतवर्ष 1971 के लिए जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि कचरतिवा नाम की जो भारतीय महासागर में द्वीप था उसको इंदिरा जी ने दे दिया था श्रीलंका को। 1971 में 95,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया था बिना किसी परमानेंट रेजोल्यूशन के, बिना किसी ट्रीटी के और बिना किसी क्रियान्वयन के। और वो पृथ्वीराज वाली चौहान जी की बातें सच होती हैं कि आप बार बार छोड़ेंगे और वो बार बार आक्रमण करेंगे। हाजीपीर, रन ऑफ कच्छ, तिलहट पोस्ट, LTTE के साथ भारतीय सेनाओं का जूझना, 3 बीघा बांग्लादेश को 1993 में
और मनमोहन सिंह जी की कोशिश कि गुजरात का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, जो कि आज के भारत के प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसमें आगे बढ़ चढ़कर रोक लगाई थी। भारत लगातार अपनी सीमाओं को खो रहा है और ये कई सालों से हो रहा है, लेकिन अब ऐसा ना हो इसके लिए सेनाओं को काम करने की आवश्यकता है और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता है। मैं आज आपके माध्यम से दो विषय और लाना चाहती हूं। गिलगिट बाल्टिस्तान किसके समय पर किसने हथियाने की कोशिश की और आज उसको एक प्रोविंस डिक्लेयर करने की भी कोशिश की जा रही है, और एक ऐसा देश जहां पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो हाफिज सईद जैसों के साथ स्टेज शेयर करते हैं। 11 अगस्त 1947 बलोचिस्तान को एक राज्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की हरकतें कश्मीर में हुई, बलोचिस्तान के विरोध में भारत ने कुछ बात ही नहीं कही और उस मुद्दे को आज तक हम भुना भी नहीं पाए। भारत का एक बड़ा हिस्सा काटकर छाटकर ट्रंकेट किया गया। 14 अगस्त 1971 ऐसे तमाम विषय हैं जब भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया और भारतीय सेनाओं ने कभी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो हिंद महासागर से लेकर उत्तर पूर्व, उत्तर के बॉर्डर्स और उन सब क्षेत्रों में है। अगर उसका वर्गीकरण किया जाए तो उस वर्गीकरण में आतंकवाद और आतंकवाद से इंटरनल सिक्योरिटी को जो खतरे हैं वो प्रमुख रूप से सामने आते हैं। आतंकवाद जो सीमा पार के देश इस देश में लगातार घुसपैठ के माध्यम से और तमाम माध्यमों से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए हमें मजबूर करता है। लेकिन अगर रक्षा बजट को बांटकर देखा जाए तो पाया जाएगा कि 3,59,584 करोड़ जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने रक्षा के लिए दिया है, उसमें तकरीबन 50% जो है उसको पेंशन और उनकी तनख्वाहों में खर्च कर दिया जाता है सैन्य बलों की। इसलिए एक पॉलिसी के तहत लगातार अगर हम देखें तो 2012-14 से पूरे विश्व भर में परसेंटेज के रूप में सबसे अधिक बजट जो है वो सऊदी अरेबिया का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश जो कि बहुत सुरक्षित हैं उनका जीडीपी का मात्र 2% है, जबकि भारत का 2% से ऊपर है। कोशिश हो कि इसको 3% और चेटकर समिति के आधार पर इसको 2.5% करने की मांग है। और इस बजट को अक्सर एक खर्चे वाला बजट माना जाता है कि डिफेंस जो है वो खर्चे का केंद्र है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूं कि जो बजट अर्थव्यवस्था का बड़ा सहयोगी बजट हो सकता है, हमें उसे उसी प्रकार देखने की आवश्यकता है। हमें देखने की आवश्यकता है कि अगर देश को विकास करना है तो आर्थिक विकास के लिए भारत की रक्षा और सुरक्षा का प्रबंधन भी करना होगा, लेकिन आर्थिक विकास में एमएसएमई के माध्यम से यही बजट देश के लिए आर्थिक ऊर्जा भी बन सकता है। अगर हम प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें और जो भारत की नीति रही है और अब उस नीति में मेक इन इंडिया का जो दौर चला है, उस मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ ही जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि 70% हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो कि कायदे से भारत को एक्सपोर्ट करना चाहिए। माननीय सिंधिया जी और कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि एक बंदूक अफगानिस्तान भारत से मांगता रह गया, लेकिन इन्होंने वो बंदूक तक एक्सपोर्ट नहीं की थी। और किस दबाव में ये लोगों ने काम किया वो आज भारत के सामने है, क्योंकि कड़ी निंदा से निंदा नहीं होती और कड़ी निंदा से आप भारत की सुरक्षा भी नहीं कर पाते। मुझे एक भी मेंबर नहीं है वो बोलो, प्लीज वाइंड अप। एक भी मेंबर नो प्लीज, ऑल राइट, प्लीज वाइंड अप, because we have to pass this bill demand before 2 o'clock, then we have to take Home Ministry also. There, please. No, what is the direction, sir? Please try to be very brief and please. Sir, I'm trying to be very brief, and in that
brevity, I have to point out certain facts which have been specifically addressed by the opposition and which have not been answered so far. The specific fact which has been brought is Rafale deal. इन्होंने राफेल डील की बात की, तो मैं और इस देश को याद दिलाना चाहती हूँ कि वहां पर किस किस तरीके की रक्षा डील्स होती थी, वो शायद पूरा देश याद करता है, चाहे वो जीप स्कैंडल हो, चाहे वो बॉफर्स हो, और चाहे उसके अलावा तो स्कैन बैन ट्रीटी चलती थी इनके यहाँ पर। स्कैन पहले तो स्कैम होता था, स्कैम के बाद बैन होता था, और उसके बाद रेटरिक और शोर शराबा होता था, और स्कैम बैन ट्रीटी को इस सरकार ने आकर बंद किया है, रक्षा सौदों से घोटाले का समाप्त किया है। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जिसकी आज बहुत खुशी से बात उठाई जा रही थी, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। आज सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के ऊपर इस सरकार ने पहली बार काम किया है। और साथ में फाइटर जहाज के दाम की बात भी उठाई थी। फाइटर जहाज के दाम में मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि किसी भी जहाज को खरीदने के बाद उसकी मेंटेनेंस से लेकर वो सब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इतने अधिक थे कि ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पूरे सालों साल और पूरे समय जब तक आप उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आप पैसे देते रहेंगे। और ऑगस्टा वेस्टलैंड तो मैं शायद आज के दिन याद ना ही दिलाऊं तो बेहतर होगा। नेवी की बात की थी तो स्कॉर्पियन भी याद आती है, और उसके साथ और भी ऐसे तमाम जहाज और पनडुब्बियों की बात याद आती है जहां पर इटली से मसौदे किए गए और उनका जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल खराब थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और गवर्नमेंट अप्रूवल, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और गवर्नमेंट अप्रूवल जो पॉलिसी है वो भारत सरकार की बेहतरीन पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के तहत जो है कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में जो धमकियां अब तक एटमी बम और तमाम तरीके की धमकियां हैं, ये मैं बताना चाहती हूं आपके माध्यम से कि उस धमकियों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट भले ही 6% बढ़ा हो, लेकिन सेनाओं का जो मनोबल है वो 600% बढ़ा है, क्योंकि उनको अपने काम करने के लिए दिल्ली का रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ऑन द स्पॉट अपना काम करने की पूरी अनुमति है। साठ्य सतम समाचरित, जैसा समय उसी तरीके से काम करना चाहिए, और उसी समय के अनुसार जो वे फॉरवर्ड है वो मैन पावर रिडक्शन पे भी काम होने का जरूरत है, जो कि चीन ने किया। हमें चीन से ये बात सीखने की आवश्यकता है कि जब मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इस तरीके की चीजें हो तो मैन पावर रिडक्शन पे भी काम किया जाए। यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है जिसमें खास तौर पर जो सेना के पास बहुत बड़ी जमीन है, और मैंने उसके ऑडिट की बात की अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा सेना की जमीनों का आता है। तो आपको हैरानी होगी, एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर ये राइडिंग क्लब चलाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ कागजात हैं, क्योंकि आर्मी ने जब ऑडिट करना शुरू किया तो बात हुई, तो उन्होंने कहा जी नेहरू जी ने हमको दिया था। तो मैंने कहा नेहरू जी की जमीन है क्या? उनके मतलब ये कोई बपौती नहीं है जो कोई किसी को दे दे, आप कागज दिखाइए। ये दिल्ली के रेस कोर्स के आसपास का हाल है, और यही हाल सेना की जमीनों का पूरे देश भर में। सेना की जमीनों का ऑडिट होना चाहिए, और उस ऑडिट के बाद ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है भारत के पास, जो कि गरीबी उन्मूलन में और सेना के लिए जो सक्रियता से रिसोर्स जुटाने की बात है उस पर काम आ सकता है। इंडिजिनस R&D, एक तरफ इसरो है जिसने क्रायोजेनिक इंजन से लेकर तमाम काम किए और इतने सारे सैटेलाइट्स को भेजा और एक भारत को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया, दूसरी तरफ DRDO है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो मैसेज सेंडिंग पॉलिटिकल है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, नहीं तो DRDO के वैज्ञानिक और इसरो के वैज्ञानिकों के जो काम के तरीके उसमें अंतर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो अंतर पॉलिसी के लेवल पे रहा होगा, और DRDO चाहे वो ड्रोन्स बनाने की क्षमता हो, चाहे क्लस्टर बनाने की क्षमता हो, चाहे सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने की क्षमता हो, या टॉयलेट्स बनाने की क्षमता हो, DRDO के पास बहुत तकनीकें हैं, बहुत इनोवेटिव है, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं किया गया। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ भी लाना चाहती हूँ कि उस पर काम होगा। इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की आवश्यकता है, डिफेंस इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, और साथ में
एक ओपन इंटरव्यू की आवश्यकता है, ताकि जो एक आईएएस लॉबी बैठी है जो कि एक संगठन के रूप में काम कर रही है, वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट परचेज पर बहुत अधिक हस्तक्षेप ना कर पाए और कोई ना कोई मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोग इसमें सम्मिलित हो। ओपन इंटरव्यू बेस्ड पॉलिसी के आधार पर उसका संगठन होना चाहिए। साथ ही एक आखिरी मुद्दा जरूर मैं आपके माध्यम से लाना चाहती हूं, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन 2008 में किसकी सरकार थी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिया गया इसी सिविल सर्वेंट लॉबी को। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर स्टैग्नेशन है, और जैसे ही ये नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जाएगा उससे बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है। और अगर ये इतनी अच्छी पॉलिसी है तो सब पर लागू हो जानी चाहिए कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन को हटाया जाए और जो कटौती यहां से हो, जो खर्चा यहां से बचे, उसको डिफेंस बजट में ऐड किया जाए। मेक इन इंडिया कैंपेन को सीधे तौर पर ट्रेड और कॉमर्स से जोड़कर एमएसएमई के तहत जोड़ा जाए तो डिफेंस बजट अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुरा करके ले जा करके विदेश वाले क्रॉस करा करके होल्स्टीन, फ्रीजियन, ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं।